आइए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स, और जिसका नाम है विभव तथा धारिता। पर हम इस चैप्टर को 2 यूनिट में तोड़ेंगे, 2 यूनिट में करेंगे कंप्लीट। पहली जो यूनिट होगी उसमें हम केवल बात करेंगे विभव की। विभव की अंग्रेजी होती है पोटेंशियल। तो क्या किसी एक बिंदु पर विभव ज्ञात किया जा सकता है? तो अगर हमें विभव समझना है, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, अगर हमें वैद्युत विभव समझना है तो हमें समझना होगा विभवांतर को। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि ये विभवांतर होता क्या है। तो भाई अगर हेडिंग है विभवांतर, इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अगर कोई आवेश है, मान लीजिए कोई बिंदु है 2, मान लीजिए ए बिंदु है और एक बिंदु है, तो इस छोटे से चूहे आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, इस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत विभव बोलते हैं या विभवांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभवांतर। तो इसे लिखेंगे कैसे? जैसे बी ए माइनस बी बी। देखो, तो डब्लू हमें क्या काम करना पड़ा? जब हम इस आवेश को इधर ला रहे हैं, मान लीजिए यहाँ भी कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है, इसे इधर लेके आ रहे हैं, यहाँ भी कोई क्यू आवेश है, तो यहाँ तक लाने में इसे कुछ काम करना पड़ेगा, हमें लाना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो उसी वर्क को क्या बोलते हैं हम? वैद्युत विभवांतर। ठीक है, विभवांतर बोलते हैं। और किस पे हो रहा है ये काम? कहाँ से कहाँ हो रहा है? बी टू ए हो रहा है, बी टू ए। और किस पे हो रहा है? इसी को हम क्या बोलते हैं? विभवांतर। तो विभवांतर की डेफिनेशन क्या है? जब किसी आवेश को, कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु बी से ए तक लाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम क्या बोलते हैं? विभवांतर कहते हैं। तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में। आप केवल यहाँ समझने का काम करें कि विभवांतर क्या होता है। विभवांतर मतलब एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो विभवांतर, अब बात आती है तो भाई विभव क्या होता है? विभव क्या होता है? तो क्या हम एक बिंदु का विभव ज्ञात कर सकते हैं इसका केवल? नहीं, एक बिंदु का विभव हम कभी नहीं बता सकते, कभी नहीं बताया जाता। तो कैसे बताया जाएगा? फिर विभव तो हमें निकालना रहेगा, तो हम किसी दूसरे बिंदु के सापेक्ष हम विभव बताएंगे। कैसे? आइए बात करते हैं। ये तो विभवांतर हुआ। तो अब बात करते हैं वैद्युत विभव। ये विभवांतर हुआ, अब बात करते हैं हम वैद्युत विभव। वैद्युत विभव कि किसी एक बिंदु पर विभव कैसे बताएं? आइए इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, वैद्युत विभव। तो हमने क्या किया? एक बिंदु हमने बी कहाँ मान लिया? अनंत पे मान लिया। कहाँ मान लिया बच्चों? अनंत पे मान लिया। ये बिंदु कहाँ है? मान लीजिए अनंत पे। और हमें क्या करना है? एक आवेश क्यू नॉट यहाँ पे लाना है। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जब हमें किसी एक बिंदु का वैद्युत विभव ज्ञात करना हो तो दूसरा बिंदु को हम क्या मान लेंगे? अनंत पे मान लेंगे। और वहां पे वैद्युत विभव का मान कितना होगा? कितना होगा? 0 होगा। आइए इसे करते हैं। तो अगर हम बिंदु बी को क्या मान लें? अनंत पे मान लें, और मान करके एक बिंदु को अनंत पे मान करके तब बिंदु ए का विभव हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए, तो जब बिंदु ए ये माइनस वी इंफिनिटी, इसका विभव क्या होगा? वी अनंत। और डब्ल्यू बी टू ए बटे क्यू, और इसका मान क्या रख देंगे हम? इसका मान क्या रख देंगे? 0। तो भैया ये क्या आ गया? डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो हमारा वी कितना आ गया? डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट।
ए बिंदु का विभव, बिंदु ए का विभव। तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, W कार्य करना पड़ेगा। अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। तो हम दूसरे बिंदु को क्या मान लिया, अनंत में हमने 0 मान लिया उसका पोटेंशियल। तो ऐसे ही अगर हम एक बिंदु का विभव हम कभी ज्ञात नहीं कर सकते, दूसरे बिंदु के सापेक्ष ही हम किसी बिंदु का विभव निकाल सकते हैं। तो हमने एक बिंदु को क्या मान लिया, अनंत मान लिया। और अनंत से कोई आवेश लाते हैं हम, तो उसे जो कार्य किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव बोलते हैं। और अनंत पर विभव हमारा कितना होता है, 0 होता है। चलिए कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं आगे। अब बात करते हैं, अब इसे जब हम लाते हैं अनंत से, तो इसे हम बहुत धीरे धीरे लाएंगे। इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, इसकी गतिज ऊर्जा में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, ये बाद में बताएंगे। चलिए पहले हम बात करते हैं मात्रक, इसके मात्रक। तो अगर इसका मात्रक देखा जाए बच्चों, इसका मात्रक देखा जाए तो मात्रक क्या हो जाएगा जी, B बराबर W क्या है, जूल है। W का मात्रक क्या होता है, जूल, ऐसा ही मात्रक। अपॉन इसका मात्रक क्या है, कूलम, जूल पर कूलम। ये बच्चों ऐसा ही मात्रक, इसे ही क्या बोला जाता है, वोल्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वोल्ट। अगर मैं कहूँ कि CGS पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा, CGS पद्धति में, तो CGS पद्धति में यहाँ निकाल देते हैं CGS मात्रक। बताओ, एक जूल बराबर कितने अर्ग होता है, क्या होता है, अर्ग। जूल का जो CGS पद्धति में मात्रक होता है अर्ग होता है। और कूलम का क्या होता है, स्टेट कूलम, स्टेट कूलम। हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ESC, स्टेट। अच्छा, अब बात आई है कि कौन सा बड़ा है, जूल बड़ा है या अर्ग बड़ा है। तो आइए देखते हैं, दोनों को लिख लेते हैं। जूल तथा अर्ग में संबंध, जूल तथा अर्ग में संबंध। तो ये जो है जूल और ये जो है अर्ग, इनमें बड़ा है ये और ये है छोटा। तो जब ये छोटा है तो यहाँ बड़ी चीज आएगी, तो कितनी आएगी, 10 की पावर 7, 10 की पावर 7। एक जूल बराबर कितने, देखिए। तो बीच में वीडियो कट हो जाने के कारण पहली वीडियो छोटी बनी, अब दूसरी भी थोड़ी छोटी बनेगी क्योंकि कुछ दिक्कत हो गई थी। तो दूसरा ये वैद्युत विभव का ही पार्ट है, विभवांतर का ही पार्ट है। एक लेक्चर पूरा ये इस वीडियो समेत हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ लेंगे। तो आप यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो ये है कि हमारा जो वैद्युत विभव है या विभवांतर है, उसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं, उन्हें ध्यान देना है। कैसे, नंबर 1, मान लीजिए जब कोई आवेश बिंदु A से B तक या यहाँ से यहाँ तक लाया जा रहा है, तो उसे क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है उसे लाने में। मान लीजिए Q को या किसी भी आवेश को हम बिंदु B से A तक ला रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो ये जो काम है वो हम किधर की ओर कर रहे हैं, इधर की ओर। वर्क किधर की ओर कर रहे हैं, इधर की ओर। मगर इस पे मान लीजिए यहाँ पर कोई आवेश है, वो इसे इधर की तरफ फेंक रहा होगा, मतलब इधर की तरफ इस पे क्या लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा। कौन सा, इलेक्ट्रिकल फोर्स। ये कूलम बल है, ये क्या है, कूलम बल है। K Q1 Q2 अपॉन R², इनके बीच की डिस्टेंस। तो ये जो दो बिंदुओं के जो बीच आवेश को लाने में कार्य किया जाता है, वो कार्य और वैद्युत बल या कूलम बल दोनों एक दूसरे में क्या होते हैं, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। तो यह कार्य, यहाँ पे पहला पॉइंट लिखना था, यह कार्य किसके विपरीत कार्य करता है, कूलम बल या इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल के विपरीत होता है, विपरीत दिशा में
होता है, विपरीत दिशा में होता है या विपरीत लगता है, ये विपरीत होता है। देखो कार्य इधर को करना पड़ेगा और फोर्स किधर लग रहा है, उधर की ओर। ठीक है। नंबर दो है, बी पॉइंट है कि मान लीजिए ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। मान लीजिए किसी आवेश को हम यहाँ से इस पाथ से ले जाते हैं, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है, तीसरा। तो पहला रास्ता ये, दूसरा रास्ता ये, तीसरा रास्ता ये। तो यहाँ का जो वर्क होगा वो W1 होगा, यहाँ का जो होगा वो W2 होगा और यहाँ का जो काम करना पड़ेगा वो W3 होगा, है ना, इस रास्ते का। तो इस रास्ते का जो वर्क है W3। तो भैया आप कैसे भी रास्ते से ले जाओ, शॉर्ट रास्ते से ले जाओ, थोड़े लंबे रास्ते से ले जाओ या बहुत लंबे रास्ते से ले जाओ, तो किया गया कार्य जो है रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। वो किस पर निर्भर करता है, जो ये बिंदु है और अंतिम बिंदु, शुरू वाले बिंदु पे और अंतिम बिंदु पे निर्भर करता है। तो कहेंगे यह कार्य पाथ पर निर्भर नहीं करता है, यह कार्य पाथ पर निर्भर नहीं करता है। तो क्या W1 W2 के बराबर होगा, W3 के बराबर होगा? यस, हाँ, पहला कार्य। अगर कोई प्रोसेस साइकिल हो, नंबर तीसरा पॉइंट, साइक्लिक प्रोसेस मतलब ऐसे कि यहां से मान लीजिए कोई बिंदु A है ये और कोई बिंदु B है ये, यहां से कोई आवेश यहां गया, ले जाया गया और फिर वापस कहाँ आ गया, फिर वापस यहीं पे आ गया। तो एक वर्ग तो ये हुआ, एक वर्ग ये हुआ, तो W1 बराबर क्या होंगे, W2 होंगे। मगर दिशा इनकी अलग होने के कारण ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। इनकी दिशा कैसी होने के कारण ये, है ना, बराबर होगा। तो नेट वर्क कितना होगा, W A से B तक जाने में और B से A तक आने में किया गया कार्य कितना होगा, W1 प्लस माइनस W2 और दोनों बराबर है तो कितना हो जाएगा, 0। तो साइक्लिक प्रोसेस में कि एक बिंदु से गया फिर वापस वहीं आ गया, तो कार्य कितना होगा, 0 होगा। ठीक है भाई। तीसरा पॉइंट, क्यों ऐसा, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये वाला वर्क स्थिर वैद्युत बल पे, और स्थिर वैद्युत बल भी क्या होता है, संरक्षी होता है। तो हमारा वर्क भी कैसा होगा, संरक्षी होगा। ये वर्क कैसा होगा, संरक्षी होगा। संरक्षी का मतलब सुरक्षित रहेगा, ये कम ज्यादा नहीं होगा। चलिए अगला पॉइंट, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें आप नोट कर लेगा। ये पिछली वीडियो का ही हिस्सा है, कुछ दिक्कत होने के कारण वो वीडियो कट हो गई थी, इसलिए यहाँ पे बना दिया। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात, दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा भाई, दो बिंदु आवेश के बीच आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। आइए बात करते हैं। मान लीजिए ये एक बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है। मान लीजिए कोई आवेश है Q और उसे हमें ले जाने में कितना कार्य करना पड़ा है, ये। तो इसका विभव का फॉर्मूला क्या होता था, BA माइनस BB बराबर BA माइनस BB या BB माइनस BA कर सकते हो। ठीक है, तो भैया यहाँ क्या करना पड़ा है, W अपॉन Q, यही तो होगा। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा B बराबर W अपॉन Q लिख सकता हूँ। तो यहाँ से किया गया कार्य कितना आ गया बच्चे, Q इंटू डेल्टा B, यही तो आ गया। अरे भैया कार्य बता दो, इसे इधर ले जाओ। अब अगर हम कहें कि जब कोई आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है
तो वो क्या रहता है, स्वतंत्र रहता है, उसकी गतिज ऊर्जा ना बढ़ती है ना, स्थिर रहता है, मतलब स्वतंत्र रहता है। तो किया गया कार्य जो होगा, किया गया कार्य जो होगा ऐसी कंडीशन में वो उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होगा, कण की गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। कोई कण है जिस पर कितना आवेश है, कण पर कितना आवेश है, Q है, उसे हम लाया जा रहा है, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, कण की गतिज ऊर्जा कण के द्वारा कण पर किए गए कार्य के बराबर होगी। तो इसे हम काइनेटिक एनर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए, कण पे किया गया कार्य कितना है, W कितना है, W कितना है, या इसे यहाँ लिख दीजिए, इसे W से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे काइनेटिक एनर्जी से, है ना। तो W कितना है, Q इंटू डेल्टा V, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। अब v स्क्वायर की जब हम वैल्यू निकालेंगे, देखिए विभवांतर को हमेशा बड़ा v बनाना है, ऐसे विभवांतर, और वेग को हमेशा ये गुंडी बना देंगे छोटा v। तो आपको हमेशा फिजिक्स में यही काम करना है, विभवांतर जब भी लिखें ऐसे लिखें और वेग हमेशा लिखे ऐसे लिखें, ठीक है। v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2q रूट v अपॉन m। तो v का मान कितना है, वेग कितना है, रूट 2q डेल्टा v अपॉन m, बटा जब दोनों टर्म आएंगी विभवांतर और वेग, ये वेग है वो विभवांतर है, ये कण का आवेश है, ये कण का द्रव्यमान है, तो जो वेग होगा ये होगा। इस सूत्र को रटेंगे नहीं, केवल क्या याद रखेंगे, जो कण की गतिज ऊर्जा होती है वही किए गए कार्य में के बराबर होती है। भाई जब जितना हम काम कर रहे हैं, कितना काम करेंगे, जितनी हमारे अंदर ऊर्जा होगी उतना ही तो काम करेंगे, और जितनी ऊर्जा होगी उतना काम करेंगे, उतना काम करेंगे जितनी ऊर्जा हम रखते हैं, तो वो वर्क जो है गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई कि आप किसी कण को लेके आ रहे हो जिस पर क्यों आवेश है एक बिंदु से दूसरे बिंदु में, तो वहाँ आप कार्य भी बता सकते हो, वहाँ आप विभव भी बता सकते हो, और वहाँ उसका वेग भी आप बता सकते हो। अगर उसका द्रव्यमान दिया है, विभवांतर आप निकाल ही लोगे और उसका आवेश आपको पता होगा। क्लियर कीजिए। चलिए एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ कि भैया एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ जूल। वहां पे था इलेक्ट्रॉन का आवेश E बराबर 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलम, वो इलेक्ट्रॉन का आवेश था। मगर यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये क्या है, ऊर्जा है, ये क्या है, ऊर्जा का मात्रक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होती है, ऊर्जा होती है जिसमें इतने जूल होते हैं। अगर हम बात करें 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा हो गया, एक आएगा 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन, और एक आएगा 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सब में इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताने हैं, तो भैया विलन ज्यादा तगड़ा होता है और मिलन कम होता है मिलन कम होता है 10⁻6 और यहाँ आएगा 10⁻9। तो ये याद रखिए कन्वर्सेशन, ठीक है। तो आज के लिए इतने करते हैं, और अब एक लेक्चर आपका पूरा हो गया 2 वीडियो को मिला करके, ठीक है। यहाँ पे एक वीडियो, अगला लेक्चर इसका हम जल्दी वीडियो बनाएंगे इसकी और आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ये सारा लिखना कैसे है, तो मैं PDF में नोट्स दूंगा आपको अच्छे, पहले यहाँ से समझिए और उसके बाद आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल।